हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स के बारे में। यानी मान लीजिए आपको दो या दो से ज़्यादा वेक्टर अगर गिवन हैं और सभी वेक्टर के बीच में जैसे डिफरेंस निकालना है तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, अगर मैं नॉर्मल बात करूँ स्केलर का, तो जैसे मान लीजिए 5 में से 3 को माइनस करना है तो 5 - 3 करके हम 2 लिख देंगे। लेकिन यही चीज़ मैं अगर वेक्टर में बोलूँ कि बताइए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना होगा, तो मैं सीधा कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि उसके लिए कुछ कंडीशन देखना पड़ेगा, डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। क्योंकि आपको मालूम है जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं तो हम प्रॉपर करके हम उसकी डायरेक्शन को जरूर ध्यान रखते हैं, है ना। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो वहां पे हम लोगों ने सम ऑफ वेक्टर्स देखे थे, जहां पे दो या दो से ज्यादा वेक्टर लिया था, जिसको हम लोगों ने सम करके एक रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट किया था। समझ में आया। उसी तरह से आज हम डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं कि मान लीजिए दो वेक्टर अगर या दो से ज्यादा भी हो सकता है। चलिए मैं यहाँ पे दो वेक्टर लेके समझाने वाला हूँ कि मान लीजिए दो वेक्टर दिया है, तो दोनों वेक्टर का मुझे अगर डिफरेंस निकालना हो, डिफरेंस मतलब वही माइनस, एक दूसरे को माइनस करते हैं, तो अगर डिफरेंस निकालना हो तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसान होगा। बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए आपको ए वेक्टर इधर दे रखा है और जो बी वेक्टर है वो कुछ इधर दे रखा है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो सपोज कीजिए आपको थीटा दे रखा है, जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल दे रखा है। और आपको कैलकुलेट करना है कि फाइंड ये जो ए माइनस बी वेक्टर है, आपको फाइनली क्या कैलकुलेट करना है, ए माइनस बी वेक्टर। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर हमने क्या कैलकुलेट किया था, ए प्लस बी वेक्टर, जिसको मैं बोल रहा था ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। समझ में आया। उसी तरह से आज हमें कैलकुलेट करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी हमें दोनों वेक्टर को डिफरेंस लेना है, दोनों को माइनस करना है एक दूसरे में से। ठीक है, तो यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो है, इसी को हमने यहाँ पे डी वेक्टर बोल दिया है। तो यहाँ डी वेक्टर देख के आप मत घबराइए, यही कुछ नया नहीं है, बस हमने ए माइनस बी को ही एक डी वेक्टर बोल दिया है। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा। अब मैं समझने वाले पार्ट पे जा रहा हूं, जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये बताइए, अगर मैं आपसे सिंपली ये बोलूं कि हम कभी भी दो वेक्टर का डिफरेंस निकालते ही नहीं है, क्या ये सुन के आपको ये लग रहा होगा जब हम डिफरेंस निकालते ही नहीं है तो फिर हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे। तो मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी क्या बोला था कि हम कभी भी दो वेक्टर का डिफरेंस निकालते ही नहीं है, हमेशा हम दो वेक्टर का सम ही करते हैं। अब वो मैं कैसे बोल रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमने a माइनस बी जो हमें निकालना है, हमें एक्चुअली जो निकालना है वो ये निकालना है कि a वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना होगा, जिसको मैंने d वेक्टर बोला हुआ है। ये बताइए, क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, a वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। जरा ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिखा, जो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर है इसी को हमने लिखा है a वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। बात वही है, दोनों सेम ही है, बस लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल गया। समझ में आया। तो अब बताइए, ये देख करके आप क्या बता सकते हैं, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, जरा ये देख के बताइए, ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या, इसको हम सिंपली नहीं बोल सकते कि ये जो है वो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का समेशन है। यानी हम यहाँ पे दो वेक्टर का सम कर रहे हैं, जहां पे एक तो ए वेक्टर है और दूसरा माइनस ऑफ बी वेक्टर है। तो क्या ये जो हमने लिखा है वो सम ऑफ वेक्टर ही तो है। अब यहां देखिए, यहां माइनस है तो क्या दिक्कत है, वेक्टर में माइनस साइन के साथ आराम से आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बताइए, हमें निकाला था a माइनस बी वेक्टर कितना होगा, हमने उसी को लिख दिया a वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। बात वही है, लेकिन बोलने का थोड़ा सा तरीका बदल गया। यहाँ पे हमने बोला था a में से b को माइनस कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ क्या बोल रहा हूं कि a वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आया। तो इसीलिए हमने अभी अभी बताया था कि हमेशा हम दो वेक्टर का समेशन ही निकालते हैं, सम ही करते हैं, डिफरेंस कभी भी नहीं निकालते। क्या ये बात समझ में आया। अब जब हमें ये समझना है कि हमें ए वेक्टर तो मालूम है कि इधर की तरफ है जो दे रखा है, हमें बी वेक्टर भी मालूम है कि ए वेक्टर से थीटा एंगल पे बी वेक्टर है जो कि इस तरह से दे रखा है, लेकिन हमें माइनस बी वेक्टर के बारे में नहीं मालूम। तो अब सिंपली आप एक सवाल का जवाब दीजिए। सपोज कीजिए इधर अगर एक्स एक्सिस है, जरा ध्यान सुनिएगा, बहुत आसान है। अगर इधर एक्स एक्सिस है तो माइनस एक्स एक्सिस किधर होगा, जस्ट इसके अपोजिट, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर है तो जस्ट इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, अगर वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे माइनस वाई एक्सिस। क्या ये बात समझ में आ रहा है। यानी मान लीजिए कोई वेक्टर है किसी डायरेक्शन में, अगर आप उसके उल्टा जाते हैं तो वो उसका निगेटिव डायरेक्शन हो जाता है। उसी तरह से जरा ध्यान दीजिए, हमने अभी क्या बोला है कि हमें ए वेक्टर और माइनस ऑफ बी वेक्टर का समेशन निकालना है। तो सबसे पहले हमें माइनस ऑफ बी वेक्टर तो निकालना पड़ेगा ना। तो ये बताइए, ये बी वेक्टर अगर इधर है तो माइनस बी वेक्टर किधर होगा, जैसे एक्स एक्सिस इधर है तो माइनस एक्स एक्सिस इधर होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर बी वेक्टर इधर है तो इसके जस्ट अपोजिट क्या माइनस बी वेक्टर नहीं होगा। तो वही चीज हमने यहां पे लिखा हुआ है कि अगर ए वेक्टर इधर है तो माइनस बी वेक्टर इधर होगा। इसका मतलब ये हो गया, जो हमें जो निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जिसको मैं लिख रहा हूं ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, वो है क्या, वो एक्चुअली यही तो है
कि ए वेक्टर और ये माइनस ऑफ बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा। यानी जो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर है वो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है, समेशन है। क्या ये बात आपको समझ में आया? और हमने वहां पे पिछले क्लास में सीखा है कि जब हम किसी भी दो वेक्टर को सम करते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं, तो उसका रिजल्टेंट दोनों के बीच से पास होता है। तो देखिए ए वेक्टर ये रहा, माइनस बी वेक्टर ये रहा, जिसका रिजल्टेंट निकालना है। तो क्या ए माइनस बी वेक्टर जो होगा वो इसके बीच में ही तो आएगा। क्या ये चीज समझ में आया? अब इतना अगर समझ में आ गया होगा तो यहां जरा ध्यान दीजिएगा, ये बीच में जो भी होगा वो ए वेक्टर से कुछ ना कुछ एंगल पे होगा, तो उसको हमने फाई बोल दिया। इस ए वेक्टर और इस माइनस बी वेक्टर के बीच का जो भी एंगल है उसको मैंने यहां पे बोला 180 माइनस थीटा। कैसे बोला? तो जरा ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो पूरा जो यहां से लेके यहां तक का जो एंगल होगा वो पाई होगा ना 180। बताइए ये थीटा हो गया, तो ये बचा हुआ कितना बचेगा? वो 180 माइनस थीटा। ये तो आसान बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब बताइए इतना अगर मुझे मालूम है तो क्या हमने पिछले क्लास में ये नहीं सीखा था कि दो वेक्टर अगर दे रखा है तो दोनों का समेशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? लिखा था ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पे थीटा क्या था? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। वही चीज अब ध्यान रखना, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे क्या लिखा है? वही लिखा है कि ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट कितना है, जिसको मैं ए माइनस बी भी बोल सकता हूं, तो जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड हमने सिंपली वही वाले फॉर्मूला लगाया, समेशन वाला, रिजल्टेंट वाला, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ देखिए हमने 180 माइनस यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 180 माइनस नहीं होगा, सीधा 2ab cos 180 माइनस थीटा। अब देखिए 180 माइनस थीटा क्यों लिखा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये बताइए, हमने जो लिखा है a माइनस बी है, वो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का समेशन है, रिजल्टेंट है। यानी यहां जो थीटा लिखते हैं हम कॉस थीटा में, वो कौन सा एंगल होता है? हम जिस दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं उसके बीच का एंगल होता है ना। तो ये जो a माइनस बी है वो किसका रिजल्टेंट है? वो है a वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट। तो हमें जो यहाँ cos थीटा की जगह कौन सा एंगल लिखना पड़ेगा? तो ये a वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का बीच का एंगल लिखना पड़ेगा ना, जो कि कितना आया यहाँ पे 180 डिग्री माइनस थीटा। क्या ये बात क्लियर हुआ? तो इसी चीज को हमने cos ऑफ 180 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ? cos चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ठीक है, तो ट्रिगो वाली बात हो गई। तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या आ गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब अगर आपको याद होगा तो हमने दो वेक्टर का समेशन जब निकाला था तो यहाँ पे प्लस आया था, बाकी हर एक चीज एग्जैक्टली सेम था। यहाँ पे थीटा क्या है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो आपको सिंपली ये भी आप याद रख सकते हैं कि दो वेक्टर का डिफरेंस, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता है। जबकि यही चीज अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होता तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस की जगह प्लस होता, प्लस 2ab cos थीटा, जहां पे थीटा जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो दे रखा है उस दोनों के बीच का एंगल है। क्या यहां तक आपको क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर हो गया होगा तो चलिए हम यहाँ पे बढ़ते हैं फाई एंगल की तरफ। यानी जो हमने ए वेक्टर हमें जो दे रखा था वहां से ये जो ए माइनस बी वेक्टर है वो कितना एंगल पे आएगा वो हमें निकालना है। अब देखिए इसके लिए हमने फॉर्मूला भी लिखा था और लिखना मैंने आपको समझाया भी था कि इसको आप ना रटे कि फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, यानी ये फॉर्मूला ना रट के हम कैसे डायग्राम से लिखेंगे उस पर हमें फोकस करना है, जो कि हम यहाँ पे करने वाले भी है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने क्या लिख रहा है? tan फाई। हमने tan फाई जब लिखना है तो हमने बताया था जो tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस और sin थीटा बाय cos थीटा का हाइब्रिड होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, हमें लिखना है फाई। तो ये बताइए, यहाँ पे तो पहली बात मैं बता दूं आपको कि 180 डिग्री माइनस थीटा को मैंने थीटा डैश बोला हुआ है ताकि लिखने में थोड़ा आसानी होगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अब बताइए अगर tan फाई मुझे अगर लिखना होगा तो tan फाई के लिए क्या करेंगे? एंगल के अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर की तरह मैंने बोला था ट्रीट करिए। तो ये फाई है, इसके जस्ट अपोजिट बी हो गया, तो परपेंडिकुलर बी, तो यहाँ पे हमने बी लिखा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर आप माइनस बी लिखो, तो देखिए यहाँ पे जो बी होती है ना, ये होती है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता क्योंकि अंडर रूट में होती है ना, तो निगेटिव नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड रखेंगे। तो देखिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बी लिखा और फिर साइन के साथ कंबाइन करना है, तो साइन, अब साइन के साथ थीटा कौन सा लिखेंगे? तो पहली बात हम a और माइनस बी के बीच की बात कर रहे हैं ना, तो इस दोनों के बीच का एंगल जो कि हमें 180 माइनस थीटा है, जिसको मैं थीटा डैश बोल रहा हूं, वो हमने यहां पे लिखा। यानी इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और उसके साथ साइन, हमें परपेंडिकुलर बाय बेस और साइन थीटा बाय कॉस थीटा का क्या करना है? हाइब्रिड ही तो बनाना है। तो इसके जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर हमने बी लिखा, उसके बाद साइन थीटा डैश, क्योंकि इस दोनों के बीच का एंगल हमें बात करना है, समझ में? क्योंकि हम इस दोनों का ही रिजल्टेंट कैलकुलेट किए थे। तो यहाँ थीटा डैश हो गया डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखिए a,
अब सिंपली अभी तक हमने ए को नहीं लिखा तो ए को हमने अब लिख दिया, प्लस 20 ये कॉस थीटा डैश। हमने यहाँ पे b के साथ cos क्यों लिखा था कि इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो b से b कैंसिल होगा और sin थीटा बाई cos थीटा डैश जो होगा वो tan थीटा टाइप का बनेगा। तो हमें ये tan टाइप का ही तो बनाना है ना, बस मैं याद करने का तरीका बताया था, कोई लॉजिक नहीं है, बस तुम आपको याद रहेगा थोड़ा बहुत, इसलिए मैंने ऐसा कुछ बताया था। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने बहुत सारा इसको समझने की कोशिश भी किया था और समझा भी था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पहले नोट करिए और देखिए यहाँ पे अगर किसी भी टाइप का डाउट है तो पहली बात तो जो भी इसमें बताने वाला था हर एक चीज़ को मैंने आपको बता दिया है, इससे ज़्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपली इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं। बाकी ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, वहाँ से भी और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए इस सारे कंसेप्ट जो भी हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया है उस सारे कंसेप्ट को इस एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी आप रुक जाइए, इसको मत नोट करिए, पहले आप इसको समझने पे फोकस करिए। देखिए एक बार आप अगर समझ जाते हैं ना तो फिर आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही मजा आने वाला है, वरना अगर थोड़ा भी डाउट रह जाएगा तो फिर अंदर आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो वही डाउट आपको बार बार पीछे से परेशानी करेगा, है ना। तो इसलिए उस तरह का डाउट बिल्कुल भी ना रखें। तो चलिए सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को आप रीड करिए एक बार, क्या लिखा हुआ है। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो 120 डिग्री एंगल पे आपको दे रखा है, और उसके बाद ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आपको दे रखा है जो कि यहाँ पे 10 न्यूटन है। ऐसा आपको दे रखा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है आपको मालूम है। फिर फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी आपको इस वेक्टर का ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का आपको डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है। एंड एंगल बिटवीन ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यहाँ पे देखिए ये बी वेक्टर आएगा ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, जो हमने यहां भी निकाला था। तो देखिए अभी हमने जो भी समझा था हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं और यहां जो भी दे रखा है उसके करस्पॉन्डिंग एक नए तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। बस थोड़ा सा आप फोकस बना के रखिएगा। हमें जो भी दे रखा है सबसे पहले उस डायग्राम को हम बनाने की कोशिश करेंगे। जरा ध्यान दीजिए, हम मान लीजिए हम ए वाला जो वेक्टर है उसको मैंने इधर एज्यूम किया, जो बी है वो ए से 120 डिग्री एंगल पे बोल रखा है, ए बी के बीच का जो एंगल है 120 है। तो हम इसको क्या ले देते हैं 120 टाइप का, थोड़ा बहुत दिखे भी इसलिए हमने ऐसा ले लिया। ये बी वेक्टर इधर कहीं है जिसके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री, ऐसा कुछ हमें दे रखा है। फिर सबसे पहले हमें जो निकालना है वो निकालना है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। क्या ये बात समझ में आया? तो अब ध्यान से देखिएगा, अभी हमने क्या बताया था, जो मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान से, हमने सबसे पहले तो हमने क्या किया, हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो दे रखा है उसको हमने कुछ नया वेक्टर एज्यूम कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी वेक्टर, जिसको हमने क्या लिखा ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, तो जरा ध्यान दीजिए, अभी इसको लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था। क्या लिख सकते हैं, देखिए आंसर अगर केवल निकालना होगा तो हम इस वाले फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बस समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। क्या ये बात आपको समझ में आया? यानी जो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर जिसको मैं बोल रहा हूं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, वो एक्चुअली है क्या, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का सम है, रिजल्टेंट है। समझ में आया? तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें माइनस बी वेक्टर ढूंढना पड़ेगा। और ये बताइए अगर बी वेक्टर अगर इधर है, ध्यान से सुनिएगा, अगर बी वेक्टर इधर है तो माइनस बी वेक्टर किधर होगा, जस्ट इधर, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस प्लस इधर है तो माइनस एक्स एक्सिस इधर ही होता है, सबको मालूम है, आपको भी मालूम होगा। ठीक है, तो अगर बी वेक्टर इधर है तो माइनस बी वेक्टर की अगर मैं तलाश में निकलूं तो मुझे ये लगेगा कि इसके जस्ट अपोजिट जो होगा ना वो माइनस ऑफ बी वेक्टर होगा। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, जो कि हमने यहां भी बात किया था। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब बताइए हमें सिंपली करना क्या है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, इस ए वेक्टर और माइनस ऑफ बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। यानी ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर जो होगा वो होगा किधर, तो वो जो होगा वो इस दोनों के बीच में कहीं इधर टहल रहा होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या यहां तक क्लियर है कैसे लिखा? तो ये जो कंसेप्ट है, एक्चुअल कंसेप्ट है वो यही है। बाकी आंसर की बात है तो आंसर तो इतने देर में आ चुका होता, हमें फॉर्मूला मालूम है, फटाक से लगाते आंसर आ जाता। लेकिन आप जब अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जब करेंगे ना तो आपको एक्चुअल यही मीनिंग मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली हम कर कैसे रहे। आगे हम क्वेश्चन और भी करेंगे, ऐसा नहीं हो गया, हमने बहुत सारी क्वेश्चन अभी करना है, तो वहां आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल मीनिंग पे मैं इतना ज्यादा जोर क्यों डाल रहा हूं, है ना। तो आपको एक बार अगर ये सारी चीजें समझ में आ जाती है तो फिर आपको डायरेक्शन वगैरह लिखने में, रिजल्टेंट निकालने में बहुत ही आसानी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए ये बात आपको क्लियर हुआ क्या हमने लिखा? ठीक है, अगर ये आपको क्लियर हो गया तो हमें निकालना क्या है, अब चलते हैं फॉर्मूला पे। जो एक्चुअल समझना था वो हमने समझ लिया। ठीक है, हमें एंगल जो निकालना है, देखिए
कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और ए के बीच का कितना होगा, तो जब आप एक बार डायग्राम बना लेते हैं ना तो सारी चीजें क्लियर दिखने लग जाती है और फिर आप आराम से बिना किसी मिस्टेक का कैलकुलेशन, बिना डरे, बिना किसी गलती के सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जब तक डायग्राम पता नहीं रहेगा तब तक आपको ये लगेगा ए किधर है, बी किधर है, ए माइनस बी किधर है। तो एक बार आप डायग्राम जरूर बना ले और डायग्राम बनाने के लिए आपको ये कंसेप्ट का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ठीक है, अब चलिए इसका सीधा काम की बात, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें निकालना था इस a माइनस बी का मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ d निकालना है। तो हम क्या करेंगे, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अब इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधा बिना कुछ दिमाग लगाए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसको लगा देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आया? अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपको ये लग रहा होगा कि हम यहाँ पे थीटा क्या इसके बीच का एंगल रखेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पे जो थीटा रख रहे हैं, ये बताइए, हमने जो अभी कुछ देर पहले लिखा था यहाँ पे, ये थीटा एंगल क्या है? ये जो थीटा एंगल है, जब हम यहाँ माइनस लिख दिए तो अब मुझे यहाँ थीटा वही एंगल रखना है जो ए बी के बीच का एक्चुअल एंगल है। लेकिन अगर आप डायग्राम से सोल्व करना चाहते हैं तो हमें इस दोनों का रिजल्ट निकालना है, तो आप इस दोनों के बीच का एंगल सीधा यहाँ रख सकते हैं, लेकिन फिर हमें यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा। यही बात समझ में आया? लेकिन चलिए, हमने जो फॉर्मूला निकाला था हम उसी का यूज करेंगे। यानी जो थीटा है यहाँ पे, जब माइनस निगेटिव माइनस करना होगा तो यहाँ माइनस आएगा, दोनों का सम करना होता तो प्लस आता। सिंपल, ध्यान रखिए। तो अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। बहुत टफ तो बिल्कुल भी नहीं है, आसान होगा। ए हमें कितना दे रखा है, तो देखिए क्वेश्चन में कुछ दे रखा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 न्यूटन दे रखा है आपको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों जगह 10 न्यूटन आराम से रख देंगे। यानी ए के जगह भी 10 रखना है, मैग्नीट्यूड का मतलब पता है ना, ठीक है, यहाँ मैग्नीट्यूड ही होती है। प्लस बी भी जो है वो भी 10 का स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू ए भी 10 बी भी 10। आप जरा ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा की जगह हम 120 डिग्री रखने वाले हैं, क्योंकि थीटा जो होता है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच का एक्चुअल एंगल जो दे रखा होता है वो होता है। ठीक है, अब चलिए इसको जरा सोल्व करिए। ये बताइए, कॉस 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, जरा इसको सॉर्ट करिए। 100 प्लस 100 200 हो गया, मैं इसको 200 लिख देता हूँ, माइनस ये भी 200 हो जाएगा। और जरा ध्यान दीजिएगा, मैं कॉस 120 को क्या लिख रहा हूँ, यहीं पे थोड़ा शॉर्टकट करने की कोशिश करता हूँ। जरा ध्यान दीजिए, cos 120 को मैं 180 माइनस 60 लिख दूं, कोई तकलीफ है क्या? अगर 180 माइनस 60 भी लिखूं तो बात वही है 120 डिग्री, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आसान हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, क्या मैं इसको कॉस या माइनस कॉस, आप ही बताइए खुद। cos 180 माइनस 60 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos होता है निगेटिव, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगेगा। और उसके बाद cos 180 का मल्टीपल होता है तो चेंज नहीं होता फंक्शन, तो ये cos थीटा ही रहेगा। ठीक है, तो ये आया यहाँ से, जो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, यानी ये जो पूरा लिखा हुआ है उसको मैं सिंपली माइनस ऑफ cos 60 से लिख सकता हूँ। और cos 60 जो होता है वो कितना होता है, तो चलिए मैं यहीं से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। cos 60 होता है 1/2, तो यहाँ से आ गया माइनस 1/2, यानी जहाँ पे ये लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस 1/2। क्या इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है, है ना? तो हमें थोड़ा कैलकुलेशन इधर नहीं लिखना पड़ा, जगह कम पड़ जाता, इसलिए हमने साइड में लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। तो अब बताइए, यहाँ पे इसको जरा सोल्व करिए। ये तो 2 से 100, ये 100 टाइम्स में कैंसिल होगा, और ये माइनस प्लस और 200, तो यहाँ से क्या बना, √300। तो ये बताइए, इसी को जब हम 100 इंटू 3 लिखेंगे तो 10 बाहर निकल जाएगा, यानी 10√3 न्यूटन। जो हमारा आंसर आया पहले वाले पार्ट का कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 10√3 न्यूटन आ जाएगा। क्या इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो देखिए, यहाँ से सोल्व करना मुश्किल नहीं है, सीधा हमने फॉर्मूला रटा था, यूज कर दिया। लेकिन इससे पहले जो हमने डायग्राम बनाया ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, एक्चुअली होगा किधर, तो वो कहीं इधर होगा, इधर कहीं नहीं होगा, वो इधर होगा। और इधर क्यों होगा वो हमने अभी अभी समझा है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है वो एक्चुअल जो है वो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। और रिजल्टेंट का मतलब दोनों का सम करना है, और रिजल्टेंट हमेशा दो वेक्टर के बीच में ही होता है। जिसका भी आप रिजल्टेंट निकालते हैं दोनों के बीच में ही हमेशा रिजल्टेंट होता है, और रिजल्टेंट का मतलब सम। ये बात समझ में आया आपको? तो ठीक है, अगर इतना समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, जो हमें एंगल वगैरह कैलकुलेशन करना था हम उस पर फोकस करते हैं। हमें निकालना है कि ए वेक्टर और ए माइनस बी के बीच का एंगल कितना है। तो पहली बात, हम यहाँ से सीधा फॉर्मूला रटे हुए हैं वो अप्लाई नहीं करेंगे, हम यहाँ से डायग्राम से लिखेंगे। तो आप ये बताइए ये एंगल कितना होगा। तो पहली बात, ये स्ट्रेट लाइन है, पूरा 180 होगा, इधर 120 है, तो इधर कितना होगा 60 डिग्री। यानी ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, जिसको मैंने यहाँ पे थीटा डैश बोला हुआ है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं tan phi, तो tan phi के लिए आप क्या लिखेंगे बताइए। तो tan phi हमने क्या बताया, phi के जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b, और माइनस b नहीं, मैग्नीट्यूड लिखना है, b इंटू साइन। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको चलिए मैं बोल देता हूँ थीटा डैश।
60 डिग्री को। तो यहाँ पे थीटा डैश, ठीक है, अब चलिए मैं 60 ही लिख देता हूँ समझने के लिए, बस यहाँ पे थीटा डैश था उसके जगह। तो यहाँ पे 60 डिग्री डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बताइए नीचे क्या लिखेंगे, a प्लस बी कॉस 60, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हर एक का वैल्यू रख देते हैं। तो b हमें 10 दे रखा है मैग्नीट्यूड, साइन 60 कितना होता है, √3/2, बहुत सही। उसके बाद a वेक्टर हमें a दे रखा है मैग्नीट्यूड 10 है, b भी हमें 10 है, और नीचे cos 60 है जो कि 1/2 हो जाएगा। अब जरा सोल्व करते हैं ना, ये 2 टर्म्स में 5 टाइम्स कैंसिल, 5√3 ऊपर आएगा, नीचे 15, ठीक है। तो 5√3 और नीचे 15, तो फिर 5√3 से 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, यानी यहाँ से जो आंसर आया वो 1/√3 आया। अब बताइए tan phi जो है वो 1/√3 है, इसका मतलब हमें phi निकालना था ना, तो phi जो हो गया वो कितना हो गया, 30 डिग्री या 60 डिग्री, याद होगा ना आपको। तो ये जो एंगल आएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं। आप देखिए इतना अगर एंगल में आपको डाउट है तो हमने पिछले वाले लेक्चर में अच्छे तरीके से समझा था कि ये बताइए आप बिना कैलकुलेशन का भी एंगल बता सकते थे, कैसे, उस पर भी नजर डालते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 10, बी का कितना है 10। तो हमने बताया था कि दो वेक्टर हो और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो एक्चुअली जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों मिलकर बनाता है। तो जो रिजल्टेंट होगा उसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन भी सेम रहेगा, तो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, मतलब जितना एंगल इधर उतने एंगल इधर। अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता तो रिजल्टेंट उसकी तरफ जाता है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है रिजल्टेंट में कंट्रीब्यूशन उसका उतना ही ज्यादा होगा, मतलब वो जो रिजल्टेंट होगी वो उसकी तरफ झुकेगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो यहां से भी बोल सकते हैं पूरा 60 है तो आधा कितना होगा 30 डिग्री। तो इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन ठीक है आपको कैलकुलेशन भी आना चाहिए। क्या यहाँ तक पे हमने जो भी आपको समझाया वो क्लियर हुआ? ठीक है, अगर क्लियर हुआ है तो इसको नोट करिए, लेकिन नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल करने वाले हैं, वहां डेफिनेटली आपका 110% तो मैं पूरा करके ही रहूंगा। तो चलिए इसको पहले नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, और जो भी बचा हुआ कंसेप्ट होगा उसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये आपको ऑलरेडी दे रखा है। उसके बाद एक और रिलेशन आपको दे रखा है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका भी इक्वल दे रखा है, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड भी आपस में सेम है। और उसके बाद ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उसके बाद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो भी आपको सेम दे रखा है। और उसके बाद आपको पूछ रहा है कि बताइए अगर ऐसा कंडीशन है तो फिर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई वैल्यू वगैरह ज्यादा नहीं दिया है, सारे के सारे वेरिएबल ही दिया है, और आपसे एंगल यानी आपसे कोई नॉन वैल्यू पूछ लिया गया है। तो देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन होता है तो हम अप्रोच जो करते हैं, हमें जो क्वेश्चन में दे रखा होता है हमारा अप्रोच वहीं से स्टार्ट होता है। समझ में आया? क्योंकि हमें जो दे रखा है वहीं से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा तो हमें कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है, जो बस दे रखा है उसी को यहाँ पे लिखना है, उसी में सोचना है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। क्या ये बात समझ में आया? तो देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हमें जो भी रिलेशन दे रखा है, जो कि हमें कुछ यहाँ पे दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है, तो हम दोनों का यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो दे रखा है इसको हम लिखते हैं और फिर यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। अब सबसे पहले हमें तो कुछ दिख नहीं रहा, हमें एक ही चीज दिख रहा है कि हमने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला देखा है, तो हम एग्जैक्टली वही फॉर्मूला लिख देंगे। तो ये बताइए अगर मैं इसकी फॉर्मूला लिखूं तो अभी अभी लिखा हुआ है, और राइट साइड जो लिखा है इसका फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है। तो बताइए इसका फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस या माइनस, जरा ध्यान दीजिएगा लिखने में मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस जब लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, जहां पे थीटा जो होगा वो ए और बी के बीच का ही एंगल होगा, अब ये भी हमने देखा था, इज इक्वल्स टू इसका भी मैग्नीट्यूड बताइए क्या लिखेंगे। तो यहां से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे प्लस है तो प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या ये इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए? यहां पे भी जो थीटा होगा वो किसके बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल, यानी दोनों जगह जहां भी थीटा आपको दिख रहा है वो सिंपली ए और बी के बीच का ही एंगल आपको दे रखा है। क्या यहां तक क्लियर है? अब इसी को हम सोल्व करेंगे। बताइए दोनों तरफ स्क्वायर, ये रूट दे रखा है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, और जैसे ही रूट हट जाएगा उसके बाद जो हम इक्वेशन लिखेंगे वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab और उसके बाद कॉस थीटा इज इक्वल्स टू राइट साइड क्या बचेगा, रूट हटा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab cos थीटा। हमने कैसे रूट हटा दिया समझ में आ गया होगा, हमने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। अब बताइए हमें एक और रिलेशन दे रखा है कि जो a वेक्टर है और b वेक्टर है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो a है वही b है। क्या ये बात समझ में आई? जहां भी b होगा या जहां भी a होगा वहां पे हम एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देखिए मैग्नीट्यूड का मतलब सिंपल b भी लिख सकते हैं या मॉड ऑफ b लिखिए, बात एक ही है। तो यहाँ मॉड ऑफ a है, उसको आप सिंपल a लिख दीजिए, दोनों का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर है। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, बहुत सही। तो हम क्या करते हैं, जहां भी b दिख रहा है ना वहां पे मैं a लिख देता हूं। आपकी मर्जी है, तो जहां आपकी मर्जी अगर है तो आप सिंपली b जहां जहां दिख रहा है या वहां a लिखिए या फिर a की जगह b लिख दीजिए, आंसर सेम आएगा। तो मैं b को a से रिप्लेस करने वाला हूं। तो ये बताइए यहाँ पे तो a वेक्टर तो रहेगा ही रहेगा, प्लस यहाँ पे b स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर। तो यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब बताइए यहाँ a है, मैं b को भी a लिखूंगा तो यहाँ भी a स्क्वायर बन जाएगा और उसके बाद सिंपली cos थीटा इज इक्वल्स टू a तो वही है प्लस b को मैंने a लिखा तो a स्क्वायर प्लस 2, यहाँ भी b को a लिखिए तो a स्क्वायर cos थीटा। हमने सिंपली जो भी रिलेशन दिया था और हमें जो फॉर्मूला याद था उसकी हेल्प से हमने अभी तक यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं दोनों तरफ। क्या ये बात समझ में आया? अब जब कैंसिल हो रहा है तो सबसे पहले इसको वाले क्या करता हूँ, राइट साइड लेके आ जाता हूँ। तो इधर माइनस है तो इधर जुड़ जाएगा, यानी कितना आ गया बताइए, 4a स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आया? अब यहाँ 4a स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ सिंपली cos थीटा जो बना वो 0 बना। और cos थीटा 0 कहाँ पे होता है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। कहाँ पे होता है बता दीजिए फटाक से। तो यहाँ थीटा जो होगा वो π/2 बोलिए या फिर इसी को आप सिंपली क्या बोल सकते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री को ही बोलते हैं रेडियन में π/2। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? तो यहाँ से यानी जो थीटा आया जो कि a और b के बीच का ही एंगल होता है इस फॉर्मूले में, तो यहाँ से हमें जो पूछा गया था बताओ a b के बीच का एंगल कितना है, तो सिंपली आप क्या बता देंगे π/2 यानी 90 डिग्री। क्या ये चीज क्लियर हुआ? ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो हमें मालूम था और जो दे रखा है उसके हेल्प से हमने आंसर निकाला हुआ है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से एक बार देखिए, उसके बाद हम अभी बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। तो मैं कहूंगा एक बार आप एग्जाम्पल नंबर 3 को रीड कर लीजिए क्योंकि इसमें थोड़ा लैंग्वेज है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक पार्टिकल है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे में दे रखा है। उसके बाद बोला गया कि कुछ देर बाद पार्टिकल सेम स्पीड से यानी 10 मीटर पर सेकेंड के साथ ही अब वो ईस्ट डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर चुका है। यानी स्टार्टिंग में देखिए जरा ध्यान से, स्टार्टिंग में जो पार्टिकल है वो किधर जा रहा है, तो देखिए स्टार्टिंग में पार्टिकल नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और उसके बाद फिर 10 मीटर पर सेकेंड से ही कुछ देर बाद वो ईस्ट डायरेक्शन में जाने लग गया। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना होगा। अब देखिए पहली बात तो आपको हो सकता है आपने पहली बार सुना हो कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होता है, तो मैं आपके लिए बता दूं कि सबसे पहले तो चेंज इन वेलोसिटी अगर आपसे पूछा जाए, जरा ध्यान से सुनिएगा, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। देखिए मैं वी वेक्टर, वी का मतलब वेलोसिटी है, एफ का मतलब फाइनल, और वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैंने ऊपर एरो लगाया हुआ है। तो सबसे पहले तो अभी के लिए मैं बताऊंगा सबसे पहले कि आप इसको एक बार नोट कर ले, और अभी के लिए बस ध्यान रख ले, आगे भी ये फॉर्मूला काफी यूज होगा। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन स्पीड, जब आगे रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ेंगे वहां ये सारी चीजें फिर से आने वाली है। ठीक है, तो अब इसको अभी के लिए बस याद रख ले कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज का मतलब क्या होता है, बदलना। यानी स्टार्टिंग में कितना था, बाद में कितना हो गया, दोनों में जो डिफरेंस होगा वही तो चेंज होगा। ये बताइए कोई नंबर 3 है वो 5 हो गया, चेंज कितना का हो गया, 2 का। तो वही चीज हमने लिखा हुआ है कि चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन हमें यहाँ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए हमें डायरेक्शन भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस हमें ये पहले से मालूम होगा। अब इसके हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा है क्वेश्चन में उसको हम एक डायग्राम में प्लॉट कर लेंगे। देखिए फिजिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है डायग्राम। जब भी आपको दे रखा हो तो आप डायग्राम बना ले। क्या ये तो आपको मालूम ही होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए अब जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको मैं क्या करता हूँ, डायग्रामेटिकल व्यू बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ में जा रहा है, तो देखिए यहाँ नॉर्थ ऊपर है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, तो मैंने लिखा 10 मीटर पर सेकेंड, ये ऊपर की तरफ ऐसा कुछ है। ठीक है, फिर बोल रखा है सेम स्पीड से यानी 10 मीटर पर सेकेंड से ही ये ईस्ट डायरेक्शन में जाने लग गया कुछ टाइम बाद। तो अब देखिए आपकी मर्जी, आप ये सोचेंगे कि यहां होगा फिर इधर ईस्ट में घूमेगा। आप यहां पे लिखिए वेक्टर को, या यहां लिखिए या फिर ओरिजिन से ही लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया था
वेक्टर को बिना मैग्नीट्यूड और बिना डायरेक्शन चेंज किए आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसलिए भले ही यहां से होगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे समझने के लिए यहां पे ना दिखा के मैं ओरिजिन से ही दिखा रहा हूं, ताकि कैलकुलेशन में मेरे लिए थोड़ा सा आसानी होगा। तो देखिए मैं बोल रहा हूं कुछ देर बाद जो पार्टिकल है वो इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, वो भी जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। हमें जो भी क्वेश्चन में दे रखा था वो मैंने डायग्राम में दिखा दिया। अब मैं उस पर फोकस करने वाला हूं जो हमें कैलकुलेट करना है। अब बताइए चेंज इन वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है। इसको मैं क्या कर रहा हूं, डेल्टा वी लिख देता हूं कुछ देर के लिए, बस आप इसको चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी, ठीक है, कि वी में कितना का बदला, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, ठीक है। अभी के लिए बस ध्यान रखिए, आगे हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यानी यहाँ पे हमें जो निकालना है उस पर फोकस करते हैं, है ना, शॉर्टकट में लिखना होगा। तो यहाँ पे डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो वी फाइनल होगा माइनस ऑफ वी इनिशियल होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसी फॉर्मूले की हेल्प से इसको निकालने वाला हूं। अब ये बताइए यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये बताइए ये क्या लिखा हुआ है। सिंपली अगर जरा ध्यान दीजिए, इसको मैं ये लिख सकता हूं फाइनल वेलोसिटी प्लस ऑफ माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने क्या लिखा, फाइनल वेलोसिटी प्लस ऑफ माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अभी जैसा कि हमने दो वेक्टर का डिफरेंस निकालना सीखा हुआ था। अब बताइए ये जो चेंज इन वेलोसिटी है वो है क्या, तो चेंज इन वेलोसिटी यही तो है जो फाइनल वेलोसिटी है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका माइनस का रिजल्टेंट। यानी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो वी फाइनल और माइनस वी इनिशियल का रिजल्टेंट है। तो सबसे पहले हम माइनस वी इनिशियल किधर होगा इस पे फोकस करेंगे। तो देखिए वी इनिशियल, पहली बात तो ये जो दे रखा था वो वी इनिशियल ऊपर की तरफ दे रखा था, है ना, आप साथ में ये लिख ले वरना थोड़ा मिस्टेक होने की चांसेस हो सकती है। वी इनिशियल इधर है, फाइनली इधर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया तो ये वी फाइनल हो गया। हमें तो वी फाइनल एज इट इज रखना है, वी इनिशियल को माइनस के साथ लगाना है। इसका मतलब जो वी इनिशियल इधर है वो माइनस के साथ लिखेंगे तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा ना। इसका मतलब जो हुआ वो माइनस वी इनिशियल इधर आ गया, ठीक है, जो कि इधर भी 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है डेल्टा वी, वो वी फाइनल प्लस और माइनस वी इनिशियल, यानी वी फाइनल और माइनस वी इनिशियल का रिजल्टेंट है। यानी ये जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इसका, इस वाले वेलोसिटी का और इस वाले वेलोसिटी का क्या है, रिजल्टेंट है। क्या ये बात आपको समझ में आया? और आपको मालूम है इस दोनों का अगर आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो रिजल्टेंट कहीं इस बीच में आएगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? और ये कितना बीच में आएगा ये आप आराम से निकाल सकते हैं। अब बताइए कैसे आप आराम से निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो चेंज इन वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड, मैं डायरेक्शन भी अभी बताता हूँ कैसे लिखना है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी ऐसा कुछ लिखूँ तो बताइए यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, इज इक्वल्स टू अंडर रूट। अब जरा ध्यान दीजिएगा ये वैसे ही कुछ हो गया ना कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब बताइए हमें क्या लिखना है, इसके और इसके बीच का एंगल जो था वो 90 डिग्री था या नहीं था। जरा ध्यान से देखिएगा। आप देखिए आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। पहली बात तो आप 90 डिग्री यहाँ पे लिखें, या फिर आप अगर चाहते हैं कि वी फाइनल और माइनस वी इनिशियल का अगर मैं रिजल्टेंट लिखूं तो आपको इस दोनों का रिजल्टेंट लिखना है ना। तो ये बताइए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 90 जब आप लिखेंगे तो कॉस यहाँ पे देखिए इस दोनों के बीच में 90 डिग्री है कि नहीं। तो पहली बात जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो उसका रिजल्टेंट, जरा ध्यान दीजिएगा मैं अभी सिंपली क्या बोल रहा हूँ, इधर ध्यान दे दीजिए। देखिए अगर मान लीजिए दो वेक्टर, ए वेक्टर अगर इधर है, एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इधर है, ए मान लीजिए इधर बी है, तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका जो रिजल्टेंट होती है ना वो सिंपली आप याद रख लीजिए, ये सबसे ज्यादा यूज होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा कुछ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है और इसके बाद जो माइनस हो या प्लस हो कॉस ही आएगा, कॉस 90 जीरो होता है। तो ऐसा सिंपली याद रखिए, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका जो रिजल्टेंट होती है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, सिंपल। तो ये बताइए हमें ए वेक्टर 10 वाला और उसके बाद ये 10 दोनों 90 डिग्री पे है कि नहीं, देखिए 90 डिग्री पे है। तो जो रिजल्टेंट होगा वो सिंपली क्या कर देंगे, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? और 10 का यानी अंडर रूट क्या बनेगा 200, यानी यहां से आ जाएगा 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आया? यानी चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आया वो आया 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्या यही हमारा फाइनल आंसर है? तो बिल्कुल भी नहीं, ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि आपसे जो पूछा गया है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी नहीं पूछा गया। आपसे पूछा गया है कि बताओ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना होगा, और वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी भी वेक्टर ही होगा, तो हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। अब डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, तो थोड़ा सा उस पर नजर डाल देते हैं ना। चलिए मैं वी फाइनल को यहाँ से हटा के ऊपर लिख देता हूँ ताकि जगह बन जाए नीचे। तो वी फाइनल आपको 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब बताइए आपको क्या लिखना है, डायरेक्शन।
तो हम क्या करते हैं, हमेशा आप ऐसा मान के चलिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना वहां से एंगल हम बताते हैं, और डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल से यहाँ पे। तो ये बताइए यहां से अगर आप देखेंगे तो ये कितना एंगल नीचे होगा, तो जो भी है मैं 5 बोल देता हूं। 5 आप निकाल सकते हैं। तो देखिए 5 निकालना बहुत ही आसान, कैसे, तो सिंपली आप लिखिए tan phi, और यहां बताइए ये दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब 10 डिवाइडेड बाय ये बेस का काम करेगा 10 का, यानी ये हो गया 1 और 1 हो गया, इसका मतलब फाई जो हो गया वो 45 डिग्री। क्या ये बात क्लियर हुआ? तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, यानी जो चेंज इन वेलोसिटी है उसको आप लिखेंगे 10√2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इतना ही आंसर नहीं है, उसके साथ आपको ये भी लिखना पड़ेगा। ये बताइए अब आपको डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन देना पड़ता है कि ये जो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी वो किधर है। तो देखिए आप सिंपल बस ये ध्यान रखिएगा, आप जिस वाले साइड से एंगल मेजर कर रहे हैं तो डायरेक्शन, एक बार बताइए डायरेक्शन देते समय आपको क्या करना है, उसके अपोजिट वाला पहले बताना है। यानी जो ये वेक्टर रिजल्टेंट आ रही है, जो चेंज इन वेलोसिटी आ रही है वो इधर आ रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी किसके बीच में है, तो वो ईस्ट और साउथ के बीच में है ना। तो जो डायरेक्शन होगा वो या तो ईस्ट ऑफ साउथ होगा या फिर साउथ ऑफ ईस्ट होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो यहां पे हमें कैसे पता चलेगा ईस्ट ऑफ साउथ है या साउथ ऑफ ईस्ट? तो सिंपली एंगल आप जिस वाले साइड को दे दिए हैं, डायरेक्शन आपको अपोजिट वाले को पहले देना पड़ेगा। आपने एंगल यहां बताइए कहां से मेजर किया है, ईस्ट से। तो जब हम डायरेक्शन लिखेंगे तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा कि 45 डिग्री ये फाई आपने ईस्ट से मेजर किया है, तो डायरेक्शन देते समय पहले आपको साउथ को बोलना पड़ेगा। नहीं तो आपने एंगल भी ईस्ट को दे दिया और डायरेक्शन लिखते समय भी पहले ईस्ट को लिखोगे तो यहां साउथ को बुरा नहीं लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो आपने एंगल अगर ईस्ट को दे दिया है तो आपको डायरेक्शन लिखते टाइम आपको साउथ को पहले लिखना पड़ेगा, बस अपना ध्यान रखिएगा। तो 45 डिग्री आप क्या लिखेंगे, साउथ ऑफ ईस्ट। क्या ये बात आपको समझ में आया? अब 45 जब रहता है ना तो इसको इतना हम नहीं लिखते हैं, सिंपल लिख देते हैं 10√2 मीटर पर सेकेंड साउथ ऑफ ईस्ट। अब यहाँ कोई एंगल मेंशन नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो चेंज इन वेलोसिटी है वो ईस्ट और साउथ दोनों से ही 45 डिग्री पे होगा, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? अगर मान लीजिए 60 होता तो मैं लिखता 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। यानी आप एंगल जहां से मेजर कर रहे हैं डायरेक्शन लिखते टाइम उसको अपोजिट वाले पहले देना है, ताकि ईस्ट भी खुश रहे और साउथ भी, क्योंकि ईस्ट को आपने एंगल दे दिया और साउथ को आपने डायरेक्शन दे दिया लिखते समय पहले, तो दोनों ही खुश। क्या ये बात समझ में है? अपने को क्या है, सबको खुश रखना है, सबको नहीं, मतलब ठीक है आपके जान पहचान के जो भी है उसको खुश रखना है। तो यहाँ पे भी इसको खुश रखना पड़ेगा, तभी तो सिलेक्शन होगा अपना। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए, और भी एग्जांपल हम देखने वाले हैं। पहले आप इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम और भी एग्जांपल देखते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और इसको और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस एग्जांपल को रीड करिए। क्या लिखा हुआ है, एक पार्टिकल है जो कि 3 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, और उसके बाद कुछ टाइम बाद वो बोल रखा है कि 4 मीटर पर सेकेंड से वो नॉर्थ डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देता है। देन फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो जैसा कि अभी हमने बताया था, सबसे पहले जो आपको समझ में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होता क्या है। तो सिंपली चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सिंपल। तो सबसे पहला काम तो आपको ये होना चाहिए कि जो भी आपको इतना बड़ा लैंग्वेज में लिखा हुआ दे रखा है, आप इसको सबसे पहले डायग्रामेटिकल व्यू दे दे। तो मैं सबसे पहले वही काम करूंगा कि क्योंकि जब तक मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा तब तक मुझे दिखेगा ही नहीं कि पार्टिकल बोल तो रहा है नॉर्थ में और ईस्ट में जा रहा है, लेकिन जा किधर रहा है ना। तो मुझे जब तक डायग्राम नहीं बनाता तब तक मुझे क्लियर तो नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये बताइए यहाँ डायग्राम में सबसे पहले आप क्या करें, जो भी दे रखा है उसको यहाँ पे ड्रॉ करें। तो बोल रखा है 3 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में जा रहा है, तो सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूँ, और ये जो भी है वो इनिशियली है, जो ईस्ट में जा रहा था इसको मैं वी इनिशियल बोल दिया। ठीक है, और चलिए जो भी इसमें वी इनिशियल 3 मीटर पर सेकेंड। फिर बोल रखा है कुछ देर बाद वो 4 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ में जा रहा है। तो हमने ओरिजिन से मैं लिख रहा हूँ, देखिए एक्चुअली यहाँ से जाएगा 4 से ऊपर, लेकिन ठीक है आप यहाँ लिखिए, वेक्टर को आप कहीं भी लिखे बिना डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज किए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ओरिजिन से लिख देता हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और ये जो भी वेलोसिटी है उसको मैं लिख रहा हूँ फाइनल वेलोसिटी, जो कि 4 मीटर पर सेकेंड है, ऐसा दे रखा है। और हमें अब चलिए काम की बात करते हैं। जो हमें निकालना है, हमें जो निकालना है वो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, डेल्टा वी, जिसको हम लोगों ने अभी फॉर्मूला क्या बनाया था कि फाइनल वेलोसिटी जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है और माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसी को हम लोगों ने क्या लिखा था, जरा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइए जरा, प्लस ऑफ माइनस वी इनिशियल। क्या ऐसे ही हम लोगों ने कुछ लिखा था कि नहीं? यही है चेंज इन वेलोसिटी। यानी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी और माइनस इनिशियल वेलोसिटी का रिजल्टेंट है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इनिशियल इधर है तो जो माइनस इनिशियल वेलोसिटी होगा वो क्या इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ऑफ वी इनिशियल नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये बेसिक सी बातें हैं, लेकिन ठीक है आपको समझने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो यही है कि यहाँ पे जो हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल लिख रहे थे उसी को हमने प्लस ऑफ माइनस लिख दिया, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में दो वेक्टर का डिफरेंस निकालने के लिए किया था। ठीक है, तो अब ये जो फाइनल चेंज इन वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी और माइनस इनिशियल वेलोसिटी का रिजल्टेंट है, दोनों का एडिशन है। तो माइनस इनिशियल वेलोसिटी इधर होगा, देखिए माइनस साइन केवल सिंपल डायरेक्शन दिखा रहा है, माइनस बहुत ज्यादा वैल्यू पे तो बिल्कुल फर्क नहीं डालेगा, बस वो माइनस ये बता रहा है कि अगर इनिशियल इधर था तो माइनस इनिशियल इधर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो साइन केवल डायरेक्शन बताता है और कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, अब बताइए आपको जो लिखना है, चलिए मैं इसको क्या करता हूं, सही लिखा हुआ था क्यों मैं मिटा दिया इसको, है ना। चलिए वी इनिशियल जो दे रखा है वो 3 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, और आपको क्या करना है, एक तरह से आपको ये जो वी फाइनल है और उसके बाद माइनस वी इनिशियल है, इस दोनों का रिजल्टेंट ही तो निकालना है, सम का मतलब रिजल्टेंट। अब ये बताइए इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या इसके बीच इधर से कहीं पास नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, कितने एंगल पे होगा अभी हम देखते हैं। ये बताइए अभी मैंने बताया था जब दो वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होगा तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो जरा ध्यान दीजिए, ये जो हमने लिखा हुआ है वो डेल्टा वी वेक्टर लिखा हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो यहाँ डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो ये बताइए ये दोनों फाइनल और इनिशियल क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री है, तो हम क्या निकाल लेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि cos 90 जीरो होता है। ठीक है, तो यहां से 3 का स्क्वायर या फिर पहले फाइनल लिखा है तो पहले आप फाइनल लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आया। तो जब यहां पे करेंगे तो अंडर 25 बनेगा, यानी यहां से 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसका मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है वो मैग्नीट्यूड में 5 मीटर पर सेकेंड आएगा, यानी यहां पे जो चेंज इन वेलोसिटी आया वो मैग्नीट्यूड में 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। लेकिन क्या हमें चेंज इन वेलोसिटी पूछा गया ना, मैग्नीट्यूड थोड़ी पूछा है। तो मैग्नीट्यूड तो हमने आ गया, लेकिन हमें वेलोसिटी वेक्टर बताना है ना, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी होता है वेक्टर। तो हमें अगर वेक्टर निकालना है तो वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बताना पड़ेगा। तो हमने मैग्नीट्यूड पहले निकाल लिया, अब मुझे डायरेक्शन निकालना है। अब मैंने अभी बताया था कि डायरेक्शन के लिए क्या करें, आप हॉरिजॉन्टल वाले लाइन से आप इसको एंगल को कुछ फाई या थीटा जो भी आपको लगता है स्वेच्छा से एज्यूम कर लीजिए। हमने फाई एज्यूम कर लिया। अब बताइए यहाँ पे सबसे पहले मैं निकालूंगा tan फाई, उसके बाद ही कुछ बोलने वाला हूं। तो tan फाई के लिए बताइए दोनों 90 डिग्री है तो ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, ये बेस की तरह काम करेगा। तो tan फाई लिखिए परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी सिंपली आप लिखेंगे 4/3। और अब मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में आपको ये चीज सिखाया हुआ है कि 4/3 जो होता है वो tan फाई का ये 53 डिग्री एंगल होता है। क्या ये बात आपको समझ में, आपको याद होना चाहिए। अगर 3/4 होता तो 37 डिग्री। ये सारे आपके नोट्स में लिखे होंगे अगर आपने क्लास किया होगा स्टार्टिंग में जब हमने फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। पहली बात अब ये तो आप देखिए मैग्नीट्यूड भी हमारे पास है और एंगल भी मालूम है कि जो यहाँ वेस्ट है, वेस्ट डायरेक्शन से ये 53 डिग्री एंगल पे है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो जरा ध्यान दीजिए, लिखने का क्या तरीका रहेगा, क्या स्टाइल रहेगा आपका और किसी का, मेरा भी। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो कितना लिखना है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्शन देना है, तो देखिए डायरेक्शन देते समय हमें क्या करना है, 53 डिग्री, यानी यहां पे हमें लिखना है 53 डिग्री। और उसके साथ अब बताइए जो रिजल्टेंट है वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो यहां जो डायरेक्शन आएगा वो या तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट आएगा या फिर वेस्ट ऑफ नॉर्थ आएगा। तो हमने अभी बताया, आपने ये बताइए एक एंगल होती है, एक डायरेक्शन होती है, बात दोनों की सेम है, लेकिन ठीक है हमें डायरेक्शन का मतलब इसका मतलब बात कर रहे हैं, एंगल का मतलब जो यहाँ पे हमने निकाला है 53 डिग्री। ठीक है, तो ये बताइए आपने एंगल किसको दे दिया, वेस्ट को ना, तो आप डायरेक्शन किसको देंगे, साउथ को, नॉर्थ को देना पड़ेगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि आपने अगर एंगल भी इससे से ले लिया और डायरेक्शन लिखते समय भी अगर वेस्ट को ही पहले लिख दिया तो फिर साउथ क्या नॉर्थ क्या यहाँ देखने के लिए खड़ा है, नॉर्थ को बुरा नहीं लगेगा। इसलिए अगर आपने एंगल जिससे मेजर किया है डायरेक्शन लिखते टाइम उसके अपोजिट वाला पहले लिखना है। यानी जो फाई हमने मेजर किया 53 डिग्री वो वेस्ट से किया है, तो हम यहाँ पे जब डायरेक्शन लिखेंगे तो वहाँ सबसे पहले हम नॉर्थ लिखेंगे, यानी यहाँ पे नॉर्थ ऑफ वेस्ट हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया। तो जो फाइनल आंसर आपका कंप्लीट आंसर बना वो ये वाला आंसर बना कि जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो 5 मीटर पर सेकेंड होगा 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्या ये बात आपको समझ में आया। हमने एंगल यहाँ से लिया इसलिए पहले हमने नॉर्थ लिखा डायरेक्शन लिखते टाइम, क्योंकि हमें नॉर्थ को और वेस्ट को दोनों को खुश करना है। तो इसको हमने एंगल दे दिया, इसको बोला ठीक है तुम अपना डायरेक्शन रखो। क्या ये बात आपको क्लियर समझ में आया। तो अभी तक जो भी हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इसको अच्छे से आप एक बार रीड जरूर करें। ये जो हमने स्टेप लिखा है ना, देखिए आप निकालने के लिए सीधा फॉर्मूले से निकाल सकते थे, लेकिन ठीक है हमें ये जो स्टेप लिखते हैं वो एक्चुअल कंसेप्ट है जो हम डायग्राम पे अप्लाई करते हैं, जो कि आपके कंसेप्ट अगर समझ जाते हैं तो आपको हर एक चीज को बहुत आसान कर देगा।
ठीक है, तो आप सारे एग्जाम्पल को एक बार अच्छे से नोट करिए। हम अगला जो भी इसके आगे पढ़ना हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो हर एक चीज को अच्छे से रिवाइज करिए, क्लास नोट्स को अच्छे से रिवाइज करिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, हर तरह का क्वेश्चन मैं देने की कोशिश करता हूं, आपका रिविजन बहुत सही हो जाएगा। बस आपको उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको नोट करिए, उसके बाद इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करिए, जितने अच्छे तरीके से आप लिखते हैं, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।